बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। हमारे साथ स्टूडियो में हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। बंगाल की बात आई, अब असम की बात करते हैं। कल एग्जिट पोल में असम के नंबर्स क्या दिखाई दिए? एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सत्ता में वापसी होगी और तीसरी बार वापसी होगी। मतलब हिमंता बिस्वा शर्मा अपनी लीडरशिप में बीजेपी में आने के बाद पहला चुनाव जीत सकते हैं और नंबर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। असम में कुल 126 सीटें हैं, तो इसके हिसाब से 64 सीटें चाहिए बहुमत का आंकड़ा जो है सरकार बनाने के लिए। पहले फिर मेट्राइज एजेंसी की बात कर लेते हैं। मेट्राइज के मुताबिक असम में बीजेपी को 85 से 95 सीटें मिल सकती हैं। बाय द वे, बीजेपी के नेता इस बार नारा लगाते गए थे कि 100 के पार लाएंगे इस बार। तो 85 से 95 ये एग्जिट पोल में मेट्राइज एजेंसी दे रही है बीजेपी को। बड़ा नंबर है और इसमें अपने दम पर बहुमत बता रही है। मतलब वो 64 जो है उससे पार बीजेपी जो है पिछली बार नहीं जा पाई थी, अकेले नहीं जा पाई थी। गठबंधन के साथ 75 सीटों पे आई थी वो, लेकिन इस बार उसको किसी साथी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑल्दो अलाय हैं उसके। कांग्रेस पार्टी 25 से 32 सीट, ये लगभग पिछली बार जहां थे वहीं पर दिखाई दे रहे हैं। और अन्य को भी 6 से 12 सीटें। यहां अन्य में इनके अलावा तो बड़ा प्लेयर तो AIUDF ही है। AIUDF को भी कुछ सीट हो सकता है मिलती, उसमें दिखाई दी। AIUDF की सीट्स कम होंगे, लेकिन ये बीजेपी प्लस में मेरे ख्याल से ABP जो क्या नाम है उसका, असम गण परिषद AGP है, 7-8 सीटें उनकी हैं, लेकिन वो 85 तो है उसका। नॉन अलाइंड है EGP नॉन अलाइंड है। नहीं AGP बीजेपी के साथ है। मैं कह रहा हूं ये अलायंस दिख रहा है ना। नहीं बीजेपी प्लस में वो AGP वो इसके अंदर है, इसीलिए मैंने कहा। तो वो ये दोनों अलायंसेस का आपको नंबर दिखाई दे रहा है। और अगर आप वोट शेयर में देख लें तो वोट शेयर में कहानी मेल खाती हुई दिखाई देती ही है। यहां से बीजेपी को 45.5% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मेट्राइज के एग्जिट पोल में। कांग्रेस को 39.8 का 5% लगभग आप कह लीजिए अंतर दोनों के बीच में वोट का रहेगा। 5% का गैप बहुत गैप होता है और 14.7% अंतर जो है वोट जो है वो अन्य को मिल सकता है। ये असम का एग्जिट पोल है जो इस वक्त दिखाई दे रहा है। और जो मैंने आपको कहा कि चीफ मिनिस्टर के तौर पर और चीफ मिनिस्टरियल फेस प्रोजेक्ट करके हिमंता बिस्वा शर्मा पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी में आने के बाद, क्योंकि पहले जो 5 साल थे वो सर्बानंद सोनोवाल के थे। उनकी लीडरशिप में बीजेपी ने चुनाव जीता था। वो जो लीडरशिप चेंज हुआ था वो चुनाव के बाद हुआ था। इस बार असम हिमंता बिस्वा शर्मा को आगे रखकर चुनाव लड़ा है बीजेपी ने। और उसमें भी और उनके जिस तरीके के बयान आ रहे थे उनको आप याद कीजिए। खुलकर उन्होंने हिंदू मुसलमान की बातें की, मियाँ मुसलमान को टारगेट किया। उन्होंने कहा मैं बांग्लादेशियों को बाहर करके रहूंगा। उन्होंने बताया कि हमारी अस्तित्व का सवाल है ये, मतलब असमी मूल के जो लोग हैं उनके अस्तित्व का सवाल है। हमारी भाषा संस्कृति वरना सब खत्म हो जाएगी, इतने बांग्लादेशी मुसलमान आ जाएंगे। उसके बाद ये एग्जिट पोल का नंबर दिखाई दे रहा है। कुछ बयान है वो एक बार देख लें, या उससे पहले आपको पोल ऑफ पोल्स दिखा देता हूं असम का। चलें पोल ऑफ पोल्स दिखा दीजिए असम के लिए। बाकी जो पोल हुए उन्होंने क्या बताया वहां एग्जिट पोल, तो उसमें आप देखिए मेट्राइज का आपने देख लिया पहला, इसको फुल स्क्रीन ले लीजिए जरा। और दूसरा है एक्सेस माई इंडिया का। एक्सेस माई इंडिया कह रहा है, इसको पूरी स्क्रीन पे ले लीजिए 88 to 100 जी। 88 to 100 भाजपा, 24 से 36 कांग्रेस। पीपल्स पल्स 68 से 72, ये थोड़ा लोअर साइड पर है, लेकिन फुल मेजॉरिटी बीजेपी गठबंधन को 22 से 26 कांग्रेस। बताने की जरूरत है पीपल्स पल्स ने तृणमूल कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट दी है बिहार में, बंगाल में। पीपल्स पल्स वही है। वोट वाइब कह रहा है 90 से 100 भाजपा, ये सबसे ज्यादा दे रहा है। और भी अच्छा 100 के पार वाले 23 से 43 तक ये बता रहे हैं कि मिल सकता है कांग्रेस को। पीपल्स पल्स का सर्वे कैसा है ये? पी मार्क कह रहा है 82 से 94 भाजपा। JVC कह रहा है 88 से 101। चाणक्य स्ट्रैटेजी कह रहा है 88 से 98। पोल डायरी कह रहा है 89 से 101। इसमें तो मतलब एक भी सर्वे ऐसा नहीं है जो कोई उल्टी दिशा में जा रहा है। सब के सब बीजेपी को। पीपल पल्स का यदि आप देखिए तो आउटर मैंने जो एक्सट्रीम ले लेते हैं 72 + 26 कितना हो जाता है? 98 और +5 103। तो बाकी का और बाकी कहाँ गए? सर्वे ही फर्जी है। ये तो सर्वे ही फर्जी है। टोटल तो कहीं किया हुआ ये नहीं। तो घर में बैठ किसने लिखा, जोड़ भी नहीं पाया। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। नहीं वो समझा नहीं होगा, एक बार दिखाइए जरा दोबारा। वो ये कह रहे हैं कि आप दोनों एक्सट्रीम ले लें टोटल नंबर का, टोटल 126 तो होना चाहिए ना। कम से कम जरूरी है 124 तो होना चाहिए ना। 126 तो होना चाहिए ना। लेकिन यदि आप टोटल एक्सट्रीम आप याद कर लें 72 आप बीजेपी का ले लेते हैं। कांग्रेस का जो है, कांग्रेस का कितना दिया है पीपल पल्स ने? 26 दिया है, तो 98 हो गया। और
5 इधर दे पीपल्स देते हैं। पल्स का जरा रोकिए स्क्रीन पे, पीपल्स पल्स का रोकिए तो समझ में आएगा। वो पीपल्स पल्स जब आए तो स्क्रीन पर रोक दीजिएगा, रुक पूरी जाइए। तरह 68 से से 72 में हाँ, आपको इसमें वैसे ही देख बता लीजिए ना, देता हूँ। ये जो है, 22 इसी को से फोन 66 आप कर इसमें देखिए, इसमें 72 है ना, 68 से 72 है। प्लस 26 है, 72 प्लस 26 22 कितना से हुआ? 5 है। 98 हुआ, और इधर 5 हुआ, 104 103, 104 औरों के बराबर हो रहे हैं। 104 औरों के हो रहे हैं बराबर। 103, 103 और 103 के बाद 23 कहाँ गया? औरों का हो रहा है बराबर क्या? हाँ हाँ, और सबका होगा ना, आप जोड़िए बाकी ना, सभी का होगा। क्योंकि वो तो बराबर क्या, वो तो ज्यादा होगा ना, अगर मैक्सिमम ले लेंगे तो ज्यादा होगा। जो एक मन का नहीं था उसी में कमी ढूंढी। ये मन का वाला नहीं मसला है, ये बहुत ही मतलब इस तरह का फर्जीवाड़ा कोई सर्वे करे ना तो दिक्कत होती है। अच्छा ठीक है, चलिए। मास्टरों की मैंने इसलिए पहले भी मैंने गलती शुरुआत में होती क्या है। कहा था, मैं नहीं जानता हूँ पीपल्स पल्स या किसी के लिए भी, मैं किसी को सिंगल आउट नहीं करता फर्जी हूँ। के इनमें लेकिन से मतलब दो थोड़ा तीन सा के अलावा confusion है इसमें जिन जो एस्टैब्लिश्ड एजेंसियां हैं, मैंने शुरुआत में कहा था वो 4-5 ही हैं, 4 ही मानिए, बल्कि जैसे उदाहरण, सब बाकी सब नहीं है। उदाहरण के लिए देख लें तो जैसे पोल डायरी ने दिया है तो 89 से 101 है, 15 से 26 3-7, मतलब ये ठीक है। या चाणक्य अरे आपके सामने 8 सर्वे हैं, सभी एक दिशा में जा रहे हैं, इसमें कोई नहीं, ये असमंजस असम को लेकर नहीं है। ये तो जब उस वक्त भी चल रहा था तो मैंने एक बात कही थी कि वहां तो कांग्रेस ही नहीं है, जो लड़ाई है बीजेपी के भीतर, कांग्रेस तो वहां है ही नहीं है। और 90 प्लस की बात वहां इसलिए भी कही जा रही थी कि जब भाई कांग्रेस के नेता लड़ने को ही तैयार नहीं है, कांग्रेस का अध्यक्ष छोड़ दे, कांग्रेस का उपाध्यक्ष छोड़ दे, कांग्रेस का जो प्रत्याशी घोषित होने वाला वो छोड़ दे, तो बचता क्या है? और मुझे लगता है कि इसकी भी चर्चा होनी चाहिए कि प्रियंका जी इस पूरी स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन थी, मतलब चेयरपर्सन शब्द कहें या मुखिया जो भी होता हो, तो वो इंचार्ज वही थी। राहुल जी ने जाकर कहा था कि ये 2 मिनट नहीं टिकेगा, इसको ये करेंगे। अब 4 तारीख को परिणाम अगर यही आते हैं तो सचमुच कांग्रेस को सोचना चाहिए कि पवन खेड़ा जी को वो कोट अनकोट फर्जी पेपर देकर किसने बिठाया। वो अभी तक परेशान घूम रहे हैं। मतलब आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी अर्जी लगी हुई है, बाय द वे वो खबर आ जाएगी तो बताइएगा। इलेक्शन पे उनकी बेल की कोई अर्जी असर लगी नहीं हुई है। पड़ा। नहीं, असर नहीं पड़ा, यही तो मैं कह रहा हूं। नहीं, और पवन खेड़ा के प्रकरण को भी कई लोगों ने कहा कि उसका भी इंपैक्ट पड़ा होगा। भाई आपने इसीलिए तो किया था ना कि हेमंत विश्व शर्मा की, चूंकि उनकी पत्नी रिनिकी भूयान शर्मा के ऊपर आरोप लगाएंगे तो फंस जाएंगे, हुआ उल्टा, वो तुरंत FIR करा गई। आसाम बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। 40% जो कैंडिडेट है वो दूसरे दलों से आए हुए बीजेपी के, बताइए साहब। तमाम जब दलों से अगर आप मुख्यमंत्री 40% दूसरे दल से आया हुआ है। दूसरे दलों से आए लोगों को समझिए, टिकट दिया है। मैं कम से कम एक 2-3 बात सीटें तो मैं जानता हूं। समझ में नहीं, एक मिनट आप लोग तो सुन लीजिए। फॉरेन कैपिटल बार बार आप कहते हैं कि फॉरेन कैपिटल आना चाहिए, फॉरेन कैपिटल आना चाहिए। FDI फॉरेन कैपिटल ही है ये। फॉरेन कैपिटल है। अच्छा, मेरे पास बयान भी है। अच्छे लोग बाहर से आ रहे हैं। लेकिन ये बात असम उनको तो पर क्यों रखिए बोले? ना। आप तो बंगाल पे भी बोल सकते थे। सौरभ जी, क्योंकि अब फॉरेन कैपिटल की बात की तो अब ऐसा भी ना हो कि FII ही कर ले, DII कुछ कर ही नहीं पाए स्टॉक मार्केट की भाषा में। अच्छा, इनके- बाजार हमारा हम ही चलाएंगे। एक सेकंड, लेकिन कल एक कल बात एक मैं कल इसमें एक जोड़ कल एक दूं। पैनलिस्ट थी, बस एक बात बता के सर आपके पास कल एक पैनलिस्ट हमारे पास एग्जिट पोल जब हम कर रही तो थी, रूही तिवारी आई हुई थी। रूही अच्छी जर्नलिस्ट रही है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं इकोनॉमिस्ट और रही थी। वो असम की हैं। मुझे प्रोग्राम में बात करते हुए उन्होंने बताया कि मैं असम की हूं। उन्होंने एक बात की, वो बात करने लायक बात है। उन्होंने कहा कि मैं सहमत हूं कि हेमंत विश्व शर्मा जीतेंगे, उनकी सरकार बनेगी। मतलब ऑल्दो उनका प्रेमाइस पहले तो था कि मैं नंबर पर बात नहीं करती क्योंकि मैं पोल्स पर नहीं बोलना चाहती, मैं पोल करने वालों को जानती हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि वहां जो परसेप्शन है उसमें हेमंत विश्व शर्मा अपने काम की वजह से पॉपुलर है। ये बात जो मैं करना चाह रहा हूं। डिलीवरी। उन्होंने कहा ये काम की वजह से पॉपुलर है, जो काम हुआ है वहां पर, जो सड़कें बन रही हैं, जो और चीजें हो रही हैं, उसकी वजह से लोग हेमंत विश्व शर्मा को पसंद करते हैं। ऐसा हमें ग्राउंड पर जाकर के महसूस होता है। फिर उनका कहना यह था कि यह बात समझ से परे है, इतना हिंदू मुसलमान, इतने तीखे बयान, इतनी पोलराइजिंग स्पीचेस ये देने की उनको जरूरत क्या है? वो ऑलरेडी आदमी पॉपुलर है, कांग्रेस कहीं है नहीं गिनती में, तो फिर ये सब करने की जरूरत क्या है हेमंत विश्व शर्मा को? ये उनका प्रश्न था जी। नहीं, बिल्कुल ठीक प्रश्न है उनका। लेकिन एक तो ये समझिए, हम लोग शुरू से जब से असम की चर्चा कर रहे हैं, हर जी ने भी कहा कि उस इलेक्शन को कांग्रेस ने लड़ा ही नहीं, और मेरे ख्याल से लड़ा नहीं को से बेहतर शब्द होगा कि वो विड्रॉ कर लिया उन्होंने इलेक्शन को, चुनाव लड़ने से पहले। राहुल जी होते 40% वोट जिसको मिल रहा है, वो तो कांग्रेस का वोटर है सर, कांग्रेस का वोटर। अब तो 20 करोड़ लोग भी मिल रहे हैं, फिर लड़ाई नहीं का मैं समझ देश भर में भी तो मिल रहा है ना। नहीं, 40% वोटर है, यदि कांग्रेस लड़ती है तो फिर मुश्किल नहीं होती हेमंता को। तो लड़ी क्यों नहीं सर, नहीं, अब नहीं लड़ी ये तो उनको पता है, मुझे नहीं पता। या लेकिन तो कांग्रेस ने या फिर तो इसका मतलब असम कांग्रेस ही कॉम्प्रोमाइज है। विजय जी, वो तो अभी तो मैं- बताया एक शब्द कि भाई आपने इतने बोला। शब्द। नहीं, सौरभ एक शब्द जो आपने लोअर आसाम है और बराक वैली, यदि आप दोनों का पोल देखेंगे तो वहीं पर आकर के कांग्रेस पार्टी सिमट जा रही है। यही जो मुस्लिम वोट है बिल्कुल। वो पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ आकर के इकट्ठा हो जा रही है।
कांग्रेस यदि मुस्लिम लीग बनने की प्रयास का काम कर रही है, यदि 70 साल में वही किया, उसी दिशा में भागा, तो उसका नतीजा आसाम में दिख रफली रहा है। 40% मुस्लिम वोट है। आप कह रहे हैं कि उसका अधिकांश कांग्रेस को गया, तो मतलब हिंदू ने वोट ही नहीं किया। आसाम में हिंदू वोट ही नहीं करता कांग्रेस। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि देखिए, वोट तो करता होगा, कुछ ना कुछ तो करता ही होगा, लेकिन मेजोरिटी जिसे हम कहते हैं ना 70% 80% जिसे कहते हैं, जैसे मुस्लिम वोट जो है एक तरफा जो है वो कांग्रेस पार्टी को पड़ा है। आप AIUDF बदरुद्दीन अजमल का पार्टी को आप इतना खत्म कोई कांग्रेस पार्टी ने कर दिया, आप समझ रहे हैं? कोई मामूली बात है? जबकि बदरुद्दीन अजमल ने क्या नहीं किया, जितने भी बांग्लादेशी वहां आए उनको बसाने में, ये करने में, नौकरी मुहैया कराने में, सारे काम करने में मदद किया। आप इस तरह उसको दर अलग दिख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मुसलमान का वोट तो हमेशा ही उस तरह से होता है कि बीजेपी को कैसे हराया जाए। इसमें AIUDF हो, ओवैसी हो, कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। तो वहां पर AIUDF अब उस तरह की मजबूत पार्टी नहीं है जो पिछले लोकसभा चुनाव में 10 लाख वोटों से हरा देती है कांग्रेस उसको धुबरी में। उसके बाद साफ है कि वहां पर कहां जाएगा मुसलमान वोट। लेकिन मैं एक बात जोड़ना चाह रहा था, आपने कहा वो टेक्निकली ठीक बात है कि ये हिमंता बिस्वा शर्मा का पहला इलेक्शन है चीफ मिनिस्टर के तौर पर, लेकिन बीजेपी के तीनों इलेक्शन हिमंता बिस्वा शर्मा की लीडरशिप में जीते गए। पहला भी एक्चुअली हिमंता के आने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी वहां पर आई है सीन में। इसलिए इसको ये कहना कि केवल हिमंता बिस्वा शर्मा पहला वाला नहीं सर, पहला नहीं था सर, पहला वाला नहीं सर, 2016 वाला चुनाव नहीं सर। कैसे नहीं था? सर्बानंद सोनोवाल ने अब निकालना पड़ेगा कौन से साल में पार्टी में आए। 2015 में आए हैं वो। नहीं 16 में आए चुनाव के लेकिन बाद। उस इलेक्शन से पहले आए। वो इलेक्शन ही हिमंता बिस्वा शर्मा से बदला भारतीय जनता पार्टी का। मैं उसमें कोई जोड़ ही रहा हूं मैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने का भी एक और बहुत पार्टी अच्छा पैन आसाम बहुत ही शानदार इमेज है। और जो आप देख रहे हैं IMDT एक्ट पर जो कांग्रेस पार्टी को घुसपैठियों पर जो घेरने वाला है, सब उन्हीं का है। नहीं मैं अब बात थोड़ी और सीरियस होती है। एक होता है चीफ मिनिस्टर, एक होता है पार्टी का फेस, एक हुआ कि ये उससे भी बड़ा है भाई कि ये आदमी जो है पार्टी का सिनोनिमस बन गया कि असम में भाजपा की बजाय आप हिमंता बिस्वा शर्मा ये असम के नहीं, वो नॉर्थ ईस्ट के पूरे। मैं वहीं जा रहा था सर। फिर एक डिग्री और ऊपर जाए तो वहां हिमंता बिस्वा शर्मा खड़े हुए हैं, जो पूरे एक पूर्वोत्तर का जितने भी राज्य हैं वहां भाजपा का मतलब हिमंता बिस्वा शर्मा लगभग बन गया है जी। एक ऐसा आदमी जिसका होल्ड केवल अपनी पार्टी पर नहीं, मैं और उससे आगे जा रहा हूं क्योंकि यह बात भी कल की चर्चा में किसी ने कही, उसका होल्ड सिर्फ अपनी पार्टी पर नहीं, अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी की पार्टी पर भी है, कांग्रेस पे भी होल्ड है उसका, ऐसा लोग कहते हैं। कई लोग कहा कि भाई कांग्रेस में किसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, कई बार तो वो डिसाइड करवा देते हैं, ऐसा बोलने वाले लोग भी। अच्छा, अब भी आपको शक है? मैं कह रहा हूं लोग ऐसा कहते हैं। तो आप असम जाइए ना एक बार। है सर, ऐसा है। और जितने लोग आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, भाई आपको ध्यान है कांग्रेस की 2 घटनाएं कि मैं बताता हूं। चुनाव के दौरान कांग्रेस की जो 2 कोर मीटिंग हुई, उसकी खबर हिमंता बिस्वा शर्मा ने दी। तो फिर इसके बाद क्या चाहिए आपको? लेकिन एक बड़ी और बात जो है, इलेक्शन इंचार्ज बनाया है वही रिजाइन कर बीजेपी ज्वाइन कर ले रहा बड़ा कारण है कि कांग्रेस को कभी ये नहीं लगता, कांग्रेस के MLAs को, कि हम विपक्ष में, उनके सारे काम वहां पर होते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग हो, ठेके हो, सारे होते हैं। तो कांग्रेस के MLA का कहना है कि भले ही हम विपक्ष में, हम सत्ता पक्ष से सारे हमारे काम होते हैं। तो हिमंता सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन basically हिमंता बिस्वा शर्मा एक गजब कैरेक्टर है, पॉलिटिकल कैरेक्टर है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी पूरी तरह से भाजपाई हो चुके हैं अब, लेकिन राजनीति वो कांग्रेस की तरह करते हैं, किसी को दुखी नहीं करते हैं। भाजपा वाले अपने लोगों का भी काम नहीं करते हैं, उनसे भाजपा के मुख्यमंत्री से क्यों लोग नाराज रहते हैं कि उनके अपने मंत्री, उनके अपने उप मुख्यमंत्री, उनके अपने विधायक, उनके। और कांग्रेस का क्या होता है, तो हेमंता जी सबको प्रसन्न रखते हैं, किसी का काम तो इतना हिंदू मुसलमान करते हैं, कल कह रहे थे इनको जरूरत ही नहीं है काम, नहीं। ये तो मैं पहले दिन से मैं ये मानता हूं, और मुझे तो बिल्कुल ठीक नहीं लगा वो जो विज्ञापन उनका आया था कि मुसलमान को निशाने पर ले रहे हैं, गोली मार रहे हैं। लेकिन शायद असम में वो जिस जगह पर खड़े हैं, जिसको कहते हैं ना कई बार चल देता है मामला, तो रुकने की गुंजाइश अब नहीं है। अब अगर रुकेगा तो मामला पलट जाएगा, इसलिए इतना बुरा प्रदर्शन कांग्रेस का होगा लगता नहीं है। केरलम की नहीं लगता आपको? इतना बुरा नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, इससे बेहतर करेगी कांग्रेस। तो मतलब इतना सरकार तो बीजेपी की बनेगी, सरकार बीजेपी की बनाएगी, लेकिन इतना बुरा प्रदर्शन कांग्रेस का नहीं पीछे होगा। वजह है समीर जी को प्रियंका जी के नेतृत्व पे भरोसा है। केरल की बात कर लेते हैं, असम के बाद केरल की बात कर लेते हैं। केरल के एग्जिट पोल दिखा दीजिए जी। केरल के एग्जिट पोल बता रहे हैं कि LDF इस बार सरकार से बाहर हो सकती है। 10 साल से है वैसे भी केरल की चुनावी प्रवृत्ति के खिलाफ के बरखिलाफ ही है ये ट्रेंड भी कि 10 साल किसी की सरकार रह जाए, वो हर 5 साल में बदलते हैं। 10 साल हो चुके हैं पिनराई विजयन को चीफ मिनिस्टर के तौर पर, और अभी भी नजदीकी मामला बता रहे हैं। लेकिन कि ये एग्जिट पोल मेट्राइज का है, जिसमें
इसके मुताबिक 140 सीटों वाली विधानसभा में एलडीएफ को 60 से 65, यूडीएफ को 75 से 85 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 10 सीटों का अंतर मेट्राइज का सर्वे बता रहा है और कह रहा है कि जहां सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन मामला नजदीकी है। अन्य को 3 से 5। अगर वोट शेयर भी है इसका तो दिखा दीजिए एक बार। अच्छा, फिर महापोल देख लेते हैं एक बार, सारे एग्जिट पोल देख लेते हैं, दूसरी एजेंसियों के एग्जिट पोल भी देख लीजिए। केरल के नजदीकी मुकाबले में यूडीएफ को जीतता दिखाया है मेट्राइज ने। बाकी सर्वे जो है वो बता रहे हैं वोट वाइब 58 से 68 एलडीएफ, 70 से 80 यूडीएफ, लगभग वहीं। एक्सिस माई इंडिया 78 से 90 यूडीएफ, थोड़ा और ज्यादा। पीपल्स पल्स 70 से 85, पी मार्क 71 से 79, जेबीसी 72 से 82। सारे सर्वे एक ही बात बता रहे हैं कि एलडीएफ जाएगी, यूडीएफ आएगी, लेकिन किसी ने भी एलडीएफ बिल्कुल साफ हो गई, खत्म हो जाएगी, सुपड़ा साफ, ऐसा कोई नहीं बताया है। हश्र एलडीएफ का होता हुआ क्लोज फाइट। इसीलिए मुझे आप चारों की राय नहीं मालूम, लेकिन ऐसे बोलने वाले लोग भी मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि एलडीएफ चौंका सकती है, सरप्राइज दे सकती है यूडीएफ को एक बार फिर। क्या लगता है संजय जी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो अभी एग्जिट पोल है उसके हिसाब से भी लग रहा है कि एलडीएफ कोई पूरी तरीके से साफ नहीं हुई। 10 साल के शासन के बाद भी एलडीएफ एक दौड़ में बनी हुई है और यूडीएफ निश्चित रूप से राहुल गांधी ने कोशिश की, प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद है और राहुल गांधी को लग रहा होगा कि केरल में सरकार बनाई जाए और उम्मीद कर रहे थे लोकसभा में जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है। लेफ्ट को तो खाली 1 सीट मिली थी लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस ने बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन केरल के लोकसभा चुनाव में किया। आपका दिल क्या कह रहा है? मुझे कहना है कि वहां पर यूडीएफ बनाएगी सरकार, बना लेगी। हाँ, यूडीएफ सरकार बना लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि एलडीएफ भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। उसके बाद भी अगर दिख रहा है तो ऐसा नहीं कि एक तरफ क्लोज इतना, हाँ, क्लोज में रहेगा, तरफा नहीं होगा, लेकिन यूडीएफ बना बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मुझे तो लगता है कि यदि यूडीएफ सरकार बनाएगी तो राहुल गांधी का जो अंडरस्टैंडिंग है विजन के साथ वो उनके भरोसे को तोड़ेंगे। क्योंकि उनका ये है कि आप जो है वो विधानसभा में आप जीतते रहिए और लोकसभा में हमारे लिए थोड़ी मदद कर दिया। चुनाव लड़ा, पब्लिक को थोड़ी पता है अंडरस्टैंडिंग। अब आप एक बात देखिए, हमेशा वहां पर बदल जाती थी। क्या कारण है कि पिछली बार नहीं बदला? पिछली बार भी हम लोग यही कह रहे थे कि चुनाव जो है जीत रही है, यूडीएफ ही जीतने वाली है और मामला पूरा का पूरा अपने पक्ष की बात बताइए ना, भाजपा कहां है इसमें? हम भाजपा से हमारा क्या लेना देना है सर? आप तो ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, कहिए कि जो वैचारिक अधिष्ठान वाली पार्टी, आपके वैचारिक अधिष्ठान से जो मेल खाती है पार्टी, उसके बारे में बोलिए। मुझे लगता है कि यदि वाम पंथ का पराभव होता है तो राइट विंग के राइज का रास्ता वहीं से खुलता है। तो इस बार आप जरूर देखेंगे कि यदि लेफ्ट विंग यदि सत्ता से बाहर निकलती है तो अगली बार आप चुनाव में देखेंगे कि जो राइट विंगर जो है वो लेफ्ट के साथ वोट देते थे, चूंकि मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी होती थी, इसलिए आने वाले दिनों में आपको लेफ्ट जाएगी तभी भाजपा आएगी। बिल्कुल, एक लाइन में बोलिए। ये बहुत कंट्रास्ट की बात कर रहे हैं जो केरल में जो हुआ है। बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारे सर्वे वाले लोग हैं उन्होंने एलडीएफ के साथ बीजेपी को क्यों नहीं जोड़ा है। एनडीए का वोट शेयर उन्होंने बताया 13.4। सर वोट शेयर नहीं आया तो बता दूंगा, बस 10 सेकंड लूंगा। एलडीएफ का वोट शेयर उन्होंने बताया 39.5, यूडीएफ का वोट शेयर बताया है 41.7। तो वोट शेयर में कितना हो गया ये? लगभग 2% का अंतर है। और एनडीए का वोट शेयर बता रहे हैं 13.4। ये इलेक्शन केरल में एलडीएफ प्लस एनडीए ने चुनाव लड़ा है। ठीक है, मैं दूसरी बात बता रहा हूं आपको। एलडीएफ मतलब लेफ्ट पार्टी आपने और बीजेपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा है। बोलने और एक बात तो सुन लो मैं सर पूरी, तभी तो आश्चर्य आ रहा था, आपने बीच में ही रोक दिया। बोलिए ना। आश्चर्य आ रहा, ये बढ़िया था। नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अपना मानना है कि उसका प्रतिद्वंदी कौन है। उसका प्रतिद्वंदी है कांग्रेस। और आप सारे इलेक्शंस देख ले 5 राज्यों की, सब जगह कोशिश है कि कांग्रेस नहीं हो। ठीक है, और पिछला इलेक्शन ऐसा कोई नई बात नहीं है। वेस्ट बंगाल में भी पिछली बार ऐसा ही हुआ था। एलडीएफ प्लस बीजेपी अगेंस्ट ममता बनर्जी थे। वहां तो नारा ही चला था कि पहले वाम फिर राम। ठीक है, और केरल में पूरा इसका एक और सपोर्टिंग मैं बता देता हूं कि अभी के चुनाव से पहले वीएस अच्युतानंदन जो लेफ्ट पार्टी के बड़े आइडियोलॉग माने जाते हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनको सरकार ने सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया। अच्युतानंदन, ठीक है। और पूरा नहीं, मैं सीरियस बता रहा हूं आपको कि एलडीएफ प्लस एनडीए इस इलेक्शन को लड़ा और इसलिए ये इतने क्लोज फाइट पर आप दिख रहे हैं।
कि आपकी और बात हो भी को सकता कहने है। का दूसरा वो तरीका सर थोड़ा ये है सा कि भाई वामपंथ में रहते हुए NDA ने- राष्ट्रवादी थे, NDA ने ऑर्गेनाइजर के लिए भी anti-incumbent वोट एक- काट लिया, एनडीए ने एंटी इनकम्बेंसी का वोट काटा। जो भी है ये समझ में आएगा ये ना? समझ इनको भी तो एंटी विजयन वोट मिला होगा ना बीजेपी को। एक चीज बोलो, भारतीय जनता पार्टी वहां पूरी लड़ाई कम्युनिस्टों से लड़ रही है, अपने कार्यकर्ताओं की जान गंवा रही है, संघी मारे जा रहे हैं, और उसके बाद हम कहें कि वो हाथ मिला लिया है। ये तो ठीक वैसे ही हुआ कि सिविलियन अवार्ड तो शरद पवार और मुलायम सिंह यादव को दिया, तो भारतीय जनता पार्टी सपा के साथ उनके साथ चुनाव लड़ रही है या उनके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग है। मुझे लगता है ये मतलब कुछ अलग किस्म की एक जो कॉन्स्पिरेसी थियरी होती है उसको आगे बढ़ाना है। चुनाव जो केरल में हुआ है, भाजपा अपनी ताकत पर लड़ रही है, कांग्रेस को ये खतरा है कि भारतीय जनता पार्टी उसमें सेंध न लगा। किसमें सेंध लगा रही है? जो क्रिश्चियन वोट है वो कांग्रेस का वोट है, अगर उसमें सेंध लगाए तो इसका मतलब, और पिनराई विजयन की जगह अगर कोई ढंग की लीडरशिप लेफ्ट ने दे दी होती तो राहुल जी के बहुत प्रयास के बावजूद हो सकता है फिर यूडीएफ ने इस बार क्या होगा? मुझे तो लगता है कि यूडीएफ सत्ता में आएगी। राहुल जी की और जो रणनीति है उसकी वजह से भले चाहे जो हो, नहीं तो यूडीएफ ही सत्ता में आती दिख रही है। फिर अगेन मैं और आनी भी चाहिए। बताइए, पिनराई कोई भी विजयन चलते सर्वे हैं तो चल कोई नहीं भी पाते सर्वे हैं। राइट ऑफ नहीं कर रहा है लेफ्ट को। नहीं Important सौरभ है, 10 जी, ये साल की लाइन बात थोड़ा है। आ जाने दीजिए जोर से। पिनराई विजयन चल नहीं पाते हैं सर, आप उनको चलते हुए देखिए जरा, जब गाड़ी से उतरते हैं, वो बड़ी सी लिमोजिन टाइप गाड़ी है, महासचिव उसमें से बॉबी ने- उतरते हैं। कांग्रेस चलेगी तो- आपको? नहीं, उम्र उनकी उतनी हो गई, नहीं, आप लेकिन- समझिए ना बात। लेकिन अब वो महासचिव तो- जो है बॉबी ने बोला ना कि विनय मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, सरकार अगर हमारे आती है तो पिनराई विजयन को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, ये कम्युनिस्ट ने घोषित कर दिया उनके महासचिव ने। इतना क्लोज रहेगा क्या केरल सर? लेकिन देखिए मुझे तो लगता है कि केरल बहुत ही क्लोज रहेगा, किसी भी तरफ जा सकता है। और जो विजय जी कह रहे थे ना, देखिए राइट विंग के लोग वोट करते हैं, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो उनको लगता है कि वो राइट विंग के साथ वोट करें, लेकिन उनके सामने उनसे बड़ा खतरनाक दुश्मन जो है वो मुस्लिम लीग दिखाई देता है। और यदि यूडीएफ यदि बहुत अच्छा परफॉर्म करती है तो आप यकीन मानकर ये चलिए कि मुस्लिम लीग बहुत बड़े मैंडेट के साथ यहाँ पर केरल में आएगी। ठीक है सर। और ये हमारे वैचारिक अधिष्ठान के लिए बहुत खतरनाक हो। एक ब्रेक के बाद जो मैंने कहा, तमिलनाडु उसको की बात। एनालाइज कर दिया आपके लिए, ताकि आप माने इस बात को कि मैं सही कह